नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इस सेशन में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पियाजे के सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था। प्रीवियस 2 वीडियोस हैं जिनके बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 आप पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसमें देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सीटेट टेट, आगामी सीटेट में कई सारे क्वेश्चन, KVS, DSSB, इन सब में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला पियाजे का सिद्धांत, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइसगोत्स्की। ठीक है, तो पियाजे को हम पढ़ चुके हैं। आज बारी हमारी कोहलबर्ग को पढ़ने की। कोहलबर्ग के सिद्धांत को नैतिक विकास का सिद्धांत या कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा की अवस्थाएं बताई हैं। जिस प्रकार से पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, संज्ञान यानी मेंटल डेवलपमेंट की बात पियाजे ने जिस प्रकार से की है कि उत्तरोत्तर जन्म के बाद से और जब तक हम परिपक्व हो जाते हैं तब तक हमारे संज्ञान का विकास किस प्रकार से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, यह जैसे पियाजे ने कहा है उसी प्रकार से उत्तरोत्तर हमारा मॉरल डेवलपमेंट जन्म के बाद से कैसा होता है, नैतिक तर्कणा हमारी क्या होती है और नैतिक विकास हमारा किस प्रकार से होता है, इसको कोहलबर्ग ने समझाने का प्रयास किया। कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा की अवस्था में 3 स्तर बताए गए हैं और उन 3 स्तरों में प्रत्येक स्तर पे 2-2 अवस्थाएं बताई गई हैं। और इस प्रकार से कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा की अवस्थाओं में 3 स्तर और 6 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो 3 स्तर होते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। या पूर्व परंपरागत स्तर को प्री कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी पश्च परंपरागत या पश्च लौकिक, यह भी नाम होता है। पूर्व परंपरागत को पूर्व लौकिक स्तर भी बोलते हैं, परंपरागत को लौकिक स्तर बोलते हैं और उत्तर परंपरागत को पश्च लौकिक स्तर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कोहलबर्ग के इसमें हिंदी में यदि आप जानेंगे तो कई सारे नाम होते हैं और कई सारे नामों से इनको पूछा भी जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में जनरली एक नाम यूज़ करते हैं। इनकी अवस्थाओं की बात कर रहे हैं उन्हें, और एक या एक से 2 पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नाम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हिंदी में 2, 3 तरह 4 तरह के नाम बता दिए जाते हैं इसमें। तो उस अवस्था से रिलेटेड जो विशेष पहचान होती हैं हमारे नैतिक विकास की अवस्थाओं को, उसको हमने ध्यान रखना है और उत्तरोत्तर हमने अध्ययन करना है इस चीज़ का। ओके, हम पढ़ने वाले हैं कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जैसा कि मित्रों मैंने बता दिया कि इसके 3 स्तर होते हैं। मेन इसमें ये पूछा जाएगा, हाँ ये बात भी ध्यान रखने वाली है, इसमें कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा कि कितने स्तर हैं, तो आप 3 बताएंगे, और कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 6 बताएंगे। स्टेजेस और लेवल इसमें अंतर है, हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो अवस्थाएं 6 और स्तर 3। ठीक है ना। तो पहला है ये प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल, और ये है कन्वेंशनल लेवल, और ये है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ये 3 तरह से आप अवस्थाएं जिसमें आप देखेंगे। ये पूर्व परंपरागत स्तर, ये देते हैं इसमें पूर्व परंपरागत स्तर है, और ये परंपरागत और उत्तर परंपरागत। यह तीसरा नाम इसका होता है पूर्व लौकिक स्तर
लौकिक स्तर और पश्च लौकिक स्तर। इस प्रकार से ये 3 स्तर होते हैं, ये स्तर की बात की जा रही है, ठीक। और हर एक में 2 अवस्थाएं होती हैं। टाइम पीरियड भी जहां तक हमने बताया कि जो जन्म के बाद की स्टडी उत्तरोत्तर हम करते हैं, नैतिक तर्कना किस प्रकार से मजबूत होती है हमारी, वैसे तो हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अनुप्रयोग किया और किस प्रकार के कॉन्सेप्ट बनाए, उसके आधार पर टेस्ट किए, अन्य लोगों से पूछा कि आपका नैतिक दिमाग आपका यह क्या कहता है इस कहानी के बारे में। तो वो मैं कहानी अभी आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप जान लेते हैं कि इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो टाइम लिमिट इसकी होती है 2 से 8 वर्ष और इसकी होती है 8 से 13 वर्ष और इसकी होती है 13 से 18 प्लस, जब तक भी होती है। तो ये 3 तरह से इनकी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, सॉरी टाइम लिमिट होती है। तो इसमें 2 जो अवस्थाएं होंगी उनकी बात कर लेंगे। तो जो पूर्व लौकिक में है, ठीक है, इसमें है जो पहला है, इस प्रकार से लिख लेते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी इसको बोलते हैं दंड एवं आज्ञाकारिता। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसमें। पिछली बार भी आप सीटेट का पेपर उठा करके देखेंगे, क्वेश्चन आप इसमें से पाएंगे अवस्थाओं में से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छे से लगे रहेंगे इसमें। साथ में एक एक चीज़ बताई जाएगी आपको, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दंड एवं आज्ञाकारिता, और अभिमुखता बोल देते हैं, ये हो जाता है, ठीक। फिर इसका जो होता है ये इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलेटिविस्टिक ओरिएंटेशन, साधनात्मक, सापेक्षता, सापेक्षिक उन्मुखता इसको बोलते हैं। इसको ये फेमस एक नाम लिख देते हैं, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। तो पहले इसको हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। पहले पूर्व परंपरागत स्तर की बात हम कर लेंगे और उसके इन दोनों अवस्थाओं को हम पढ़ेंगे। टाइम लिमिट आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी जब बात आती है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से समझाने वाला हूँ। देखिए, कोहलबर्ग ने अपने चिंतन में एक कहानी सोची और वह थी हिंज की कहानी। डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कहानी से, हिंज की दवाई से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखिएगा, 7 जुलाई 2019 को जो पेपर हुआ था सीटेट का, आप उसको उठा करके देखिएगा। उसमें हिंज की दवाई से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो हिंज की दवाई से क्या है कि एक व्यक्ति रहता है हिंज और उसकी पत्नी बहुत ही असाध्य रोग से ग्रसित होती है और उसकी कोई एक निश्चित दवाई होती है जिसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन के रूप में दिया जाता है कि इस दवाई को यदि आप अपनी पत्नी को पिलाएंगे तो निश्चित रूप से वह स्वस्थ हो जाएंगे। तो हिंज जो है वह इस दवाई को लेने के लिए विभिन्न प्रकार के मेडिकल स्टोर्स में जाता है और वहाँ पर उसके पास उतने रुपए नहीं थे कि वह उस दवाई को परचेज कर सके। तो जब वह जाता है तो उसकी क्षमता से बाहर उसका रेट बताया जाता है और वह उसको खरीदने में असमर्थ रहता है।
तो वह उन लोगों से प्रार्थना करता है कि मुझे ये दवाई दे दीजिए इतने ही में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सेलर होते हैं वो उतने रुपए में उस दवाइयों को देने में नहीं मानते हैं। ऐसे कई जगह पे जाता है, जब उसे कोई भी उपाय नहीं सोचता है तब वह एक रात में जाता है और एक मेडिकल स्टोर से खुला हुआ होता है, वह उस दवा को चोरी कर लेता है और चोरी करके लाके अपनी पत्नी को पिला देता है। तो क्या हिंज का ये करना सही था? क्या चोरी उसने की तो यह सही किया? तो इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से कोहलबर्ग ने पूछताछ की। छोटे बच्चों से, आयु वर्ग के लोगों से पूछताछ की, मिड एज के लोगों से और उच्च स्तर के आयु वर्ग के लोगों से उन्होंने पूछताछ की इस बारे में, और यह पाया कि अन्य अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की विचारधाराएं और नैतिक तर्कना अलग अलग हैं। और इस आधार पर उन्होंने इन 3 अवस्थाओं, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इनके बारे में यह चर्चा की कि अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में नैतिकता को अपनाने की, नैतिक रूप से सोचने की और इस प्रकार की विचारधारा भिन्न भिन्न होती है। और उसके आधार पर इन्होंने इस थ्योरी का निर्माण किया। ठीक है ना? तो छोटे बच्चे के हिसाब से क्या होना चाहिए? जैसा कि उस पर बड़े लोग थोप देते हैं कि उसको एक बात सिखाई जाती है कि चोरी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वह भावनात्मक रूप से इतना सुदृढ़ नहीं होती है किशोरों की तरह कि वह यह सोच सके कि यह जन कल्याण के लिए उसने चोरी की, तो इसलिए उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए और उसने सही काम किया। बच्चों के दिमाग में सिर्फ इतना ही होता है और बड़ों के द्वारा यह चीज़ थोपी जाती है कि चोरी करना गलत बात है। तो बच्चों के दिमाग में सिर्फ इतना ही रहेगा कि चोरी करना गलत बात है, उसने दुकान से चोरी किया तो उसने गलत काम किया। किशोर वर्ग से पूछा जाएगा तो वह कहेगा कि उसने चोरी किया लेकिन प्राण रक्षा के लिए चोरी किया, तो इसलिए उसको चोरी करना चाहिए था, ये बिल्कुल सही डिसीजन था। और साथ में उसको आत्मसमर्पण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मसमर्पण कोई उसने गलत काम नहीं किया कि जिसकी उसको सजा मिले। ऐसे ही जो सिद्धांतवादी और बड़े विचारधारा के लोग होते हैं, उनका यह मानना होगा कि उसने किसी का मानना होगा, उनके अपने अलग अलग सिद्धांत होते हैं कि किसी ने चोरी किया यदि जन कल्याण के लिए किया तो उसको चोरी करके और उसके बाद अपना आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और यह बता देना चाहिए कि मैंने प्राण रक्षा के लिए चोरी की। या दूसरे कोई लोगों का ऐसा मानना भी हो सकता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, भले ही जान चली जाए, लेकिन हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से बड़े लोगों में विभिन्न प्रकार की कैटेगरी होती है। किशोरावस्था, जिसमें किसी भी विरोध को करने की और किसी गलत के विरोध में बोलने की, प्रोटेस्ट करने की हिम्मत होती है, उनकी विचारधाराएं, उनकी नैतिक तर्कणा की अवस्थाएं अलग होंगी। और जो छोटे बच्चों के ऊपर थोप दिया जाता है नियमावली, तो उनकी विचारधाराएं इसलिए नैतिक रूप से भिन्न होंगी। तो इस प्रकार की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई। तो हम पहले बात कर रहे हैं पूर्व परंपरागत स्तर यानी पूर्व लौकिक स्तर। सुनते रहिएगा ध्यान से, बिल्कुल आपको सहायता मिलेगी इसमें। तो प्री कन्वेंशनल लेवल की बात करते हैं, या पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व लौकिक स्तर। तो ये इसकी आयु होती है 2 से 8 वर्ष, 7 वर्ष मान सकते हैं। 8 से तो ये स्टार्ट हो जाता है, तो आप 7 वर्ष मान सकते हैं। और इसको फिर उसके बाद ये 14 से 18 प्लस तक ये आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, ओवरलैप की कोई कंडीशन नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें से क्वेश्चन उठाएंगे आप बिल्कुल। ट्रांजिशन पीरियड के बारे में मैंने बहुत पहले भी बता रखा है, पिछली वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं सारी चीज़ की। ट्रांजिशन पीरियड में 1 साल का इधर उधर में हो सकता है बिल्कुल भी, तो कोई भी चीज़ अचानक से नहीं आती है। विकास के मुद्दे अलग से मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप जाएंगे, आई बटन क्लिक करके विकास के मुद्दे पढ़ेंगे। बहुत सारे वाद विवाद जो मतभेदों के आधार पर होते हैं उनको हमने बता रखा है अपनी पिछली वीडियो में, तो बिल्कुल आप जा करके देख सकते हैं, पूरी सीरीज देख सकते हैं। तो पूर्व परंपरागत स्तर की बात कर रहे थे, तो इसको बोलते हैं, इसमें इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई। पहला ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, मतलब दंड एवं आज्ञाकारिता आत्मिकता, सीधा क्वेश्चन इससे बनता है। और दूसरा जो स्तर है वो अवस्था है, स्तर तो 3 है, अवस्थाएं 6, इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलेटिविस्टिक ओरिएंटेशन या फिर पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन
ये इसका मुख्य नाम, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद में साधनात्मक सापेक्षिक उन्मुखता या अभिमुखता। तो ये दो बताएं, इसमें इनका क्या कहने का अर्थ होता है आप समझेंगे। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दंड एवं आज्ञा कहता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर विशेष प्रकार के नियम कानून और विशेष प्रकार की नैतिक नियम या समझ थोप देते हैं, और बच्चे उसको मानने के लिए प्रतिबद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें भय रहता है दंड का। और आज्ञा पालन वे किस प्रकार करते हैं? दंड के डर से करते हैं, पनिशमेंट ना मिले किसी प्रकार की। जैसे किसी को कहते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो बच्चे का मन कहे अगर झूठ बोल दे तो बड़े क्या करते हैं? उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ प्रताड़ना करते हैं, मानसिक रूप से ही करते हैं, डांटते हैं उन्हें बहुत तेज से, जिससे उन्हें खराब लगे। तो वे इस डर से फिर आगे नहीं करने लगते हैं कि यदि हम इस प्रकार का कार्य करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी या हमारी पिटाई होगी। तो इस डर से वो नहीं करते हैं। दंड एवं आज्ञाकारिता अभिमुखता का यह मतलब है कि वह आज्ञा पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भय रहता है डांट का, मार का, पिटाई का। तो इसलिए इसको कहते हैं दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। तो इसमें कुल मिलाकर के हमने यह सीखा कि इसमें बड़ों के द्वारा नियम जो होते हैं वो इम्पोज किए जाते हैं और बच्चा ओबीडियंट होता है। और ओबीडियंट क्यों होता है? क्योंकि बड़ों का प्रेशर होता है, इस वजह से वो ओबीडियंट होता है। तो दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, ये पूरी बात समझ में आ रही है? कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करेंगे कि हाँ सर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है और इसका क्या कारण होगा। मैं बिल्कुल आपको व्याख्या करूँगा अगली वीडियो में, प्रॉपर कमेंट्स देखूंगा मैं। तो दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता इस प्रकार से कही जा रही है। फिर जो दूसरी अवस्था होती है इसी की पूर्व लौकिक स्तर की, वो होती है इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलेटिविस्टिक ओरिएंटेशन, यानी इसको कहते हैं पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, साधनात्मक सापेक्षिक उन्मुखता। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अहम केंद्रित होता है। पहली बात तो किसी भी साधन से, यंत्र से खेलता है और उसके बारे में अपनी समझ विकसित करता है। साथ ही साथ चूंकि ये पूर्व लौकिक स्तर है तो इस पर माता पिता के नियम कानूनों का दबाव होता है। स्वतंत्र रूप से यह अपने नैतिक तर्क को स्थापित नहीं करता है अभी भी। तो इसके स्वयं स्वतः जो बनाए हुए नैतिक तर्कणा होती हैं वह नहीं होती हैं, जबकि ये इम्पोज्ड ये भी होता है। लेकिन इस अवस्था में विशेष बात क्या होती है? विशेष बात यह होती है कि ये अहम केंद्रित होता है और इसके अंदर पुरस्कार पाने की लालसा होती है। ठीक है, पुरस्कार पाने की इसके अंदर लालसा होती है और साथ ही साथ यह पुरस्कार पाने के लिए और समाज में अच्छा बनने के लिए, शाबाशी दिए जाने के लिए छल द्वारा भी प्रयास कर सकता है कि मुझे पुरस्कार मिल जाए। क्योंकि नियम कानून अपनी समझ और नैतिक तर्क नहीं होते हैं, माता पिता के थोपे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से उसको मान लिया माता पिता ने कहा कि पुरस्कार लाना अच्छी बात होती है या फर्स्ट लाना अच्छी बात होती है, तो उसके लिए यह भी प्रयास वह कर सकता है कि एग्ज़ाम में चीटिंग करने लगे कि हम फर्स्ट आ जाएंगे और हमें पुरस्कार मिलेगा। तो एन के प्रकार यह प्रयास करता है कि पर्सनल रिवार्ड। और दूसरी बात इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो पर्सनल रिवार्ड की बात आ गई और दूसरी बात इसको टिट फॉर टैट की भी कंडीशन बोला जाता है। मतलब जैसे को तैसा, यदि कोई हमें कुछ कह गया है, क्लासरूम में कह गया है या कोई और हमारे साथ के वर्ग का अगर कुछ कह जाता है, तो जब तक वह उससे भी पलट कर कुछ कह नहीं देती है, उसी प्रकार का दंड या उसी प्रकार की अच्छी चीज़ें उसके साथ घटित नहीं कर देती है, तब तक तो टिट फॉर टैट की कंडीशन और पर्सनल रिवार्ड यानी रिवार्ड पाने की इच्छा, ये दोनों कंडीशन इसके अंदर होती है। तो आप समझ गए होंगे पूर्व परंपरागत स्तर की बात। पूर्व परंपरागत स्तर में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दंड एवं आज्ञाकारिता, दूसरे माता पिता के द्वारा जो नियम इम्पोज किए जाते हैं और दंड के भय से ओबीडियंस होती है। इसके अंदर साधनात्मक सापेक्षिक और पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, मतलब
टिट फॉर टैट की कंडीशन इसमें होती है, मतलब कोई जैसा करेगा उस प्रकार से हम उसके साथ करना चाहते हैं। और पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन यानी इनाम पाने की इच्छा बलवती होती है और उसके लिए एन प्रकारेण ये प्रयास करना चाहते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे लेवल पर जिसको कहते हैं परंपरागत स्तर। ठीक है, लौकिक स्तर, इसमें भी दो अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि मैंने बताया हर एक स्तर में दो अवस्थाएं होती हैं। देखिए, जब परंपरागत स्तर की बात आती है तो 8 वर्ष से हम ऊपर उठ चुके होते हैं और 13 वर्ष यानी हम किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो दूसरों के नैतिक विचार होते हैं और समाज और सोसाइटी के जो नैतिक विचार होते हैं उनको हम ग्रहण करते हैं और अपने हिसाब से उनका अंतरीकरण करते हैं, उनको इंटरनलाइज करते हैं। और इंटरनलाइज इस प्रकार से करते हैं कि जो हमारे नैतिक तर्कणा की अवस्थाओं के हिसाब से सही तर्क होगा उसके हिसाब से हम उनको ग्रैप्स करते हैं, उनका अंतरीकरण करते हैं। यानी सही गलत के बारे में अब हमारा माइंड भी चलता है, हम अपने हिसाब से तर्क दे करके किसी भी चीज़ को सही और गलत ठहराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो परंपरागत स्तर की बात होती है उसमें हमारे विचार भी सम्मिलित होते हैं सही और गलत के निर्णय में, और दूसरों के, समाज के, सोसाइटी के नियम कानूनों का अंतरीकरण हम करते हैं और सही गलत का निर्णय अपने हिसाब से भी देते हैं। इसमें जो पहली अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था इसमें आती है परस्पर एकरूप अभिमुखता। लेकिन यह इसका मेन नाम नहीं है, मेन नाम इसका है अच्छा लड़का सुशील लड़की अभिविन्यास। हाँ, इंग्लिश में इसको बस यही ज्यादातर बोला जाता है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ये पहली अवस्था होती है इसकी, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का सुशील लड़की अभिविन्यास। और जो दूसरा होता है कानून तथा व्यवस्था अभिविन्यास। Maintaining the social law and order। सोशल लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कानून व व्यवस्था अभिविन्यास, मेंटेनिंग सोशल लॉ एंड ऑर्डर। इसके बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, दो अवस्थाएं इसमें क्या होता है कि कोई भी लड़का और लड़की यानी कोई भी व्यक्ति जो इस अवस्था में होता है वह अच्छा लड़का बनना चाहता है समाज की नज़र में, समाज के अनुरूप, और सुशील लड़की अगर लड़की है तो बनना चाहती है समाज की नज़र में। कहने का अर्थ यह है कि समाज के अनुरूप, समाज की स्वीकृति पाने के लिए समाज के अनुरूप व्यवहार करना चाहता है और समाज के हिसाब से जो सही है उस हिसाब से व्यवहार प्रदर्शित करता है कोई भी लड़का और लड़की, और इस प्रकार के कार्य करने की इच्छा रहता है जिससे समाज में उसकी वाहवाही हो, क्लैपिंग हो उसके लिए, तो वो काम करने की इच्छा बलवती होती है इस एज ग्रुप में। ठीक है, तो इस अवस्था को कहते हैं परस्पर एकरूप अभिमुखता या अच्छा लड़का सुशील लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। तो ही reacts good for the acceptance of the society. He reacts good because of he wants the acceptance of the society. तो सोसाइटी के एक्सेप्टेंस के लिए, सोसाइटी के अनुरूप व्यवहार करने की प्रवृत्ति इस अवस्था के अंतर्गत आई जाती है और समाज में वाहवाही हो, इसलिए अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की भावना का विकास इस अवस्था में होता है। दूसरा, कानून व व्यवस्था अभिविन्यास।
अभी तक हमने जो बात की थी वो घर के बनाए गए नैतिक नियम और कानून हैं, लेकिन अब व्यक्ति इस स्टेज में पहुंच जाता है कि वह कानून और व्यवस्था यानी देश के जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उसके अनुसार, समाज के जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उनके अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो कानून व व्यवस्था अभिविन्यास का मतलब सीधा अर्थ यह है कि घर परिवार के नियम कानून से हटकर अब समाज और देश के नियम कानून के अनुरूप व्यवहार करने की प्रवृत्ति किसी व्यक्ति में होती है। तो कानून व व्यवस्था अभिविन्यास मतलब कानून के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, उसके अनुरूप चलने का प्रवृत्ति अगर अच्छा नैतिक विचारधारा का व्यक्ति है तो उसके अंदर होती है, यानी नैतिक विकास अगर उसका सकारात्मक ढंग से हो रहा है तो कानून के व्यवस्था के अनुसार कार्य करना उसको पसंद हो, साथ में समाज के अनुसार कार्य करना उसको पसंद हो। और इस प्रकार से यह वह अवस्था है जो देश, समाज, परिवार तीनों के कानून और नियम के अनुसार अनुरूप व्यवहार करने की प्रवृत्ति को विकसित करता है। क्लियर है? परंपरागत स्तर, लौकिक स्तर। अब बात करते हैं उत्तर परंपरागत स्तर की। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। एक एक अवस्था के बारे में बहुत ही ब्रीफली डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है, जुड़े रहेंगे आप, लाभ मिलेगा आपको निश्चित रूप से। और ये जो तीसरी अवस्था है यह है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी उत्तर परंपरागत अवस्था या पश्च लौकिक अवस्था इसको कहते हैं। इसमें भी दो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, इसकी दो अवस्थाएं। तो पहली होती है वो होती है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और जो दूसरा होता है वो होता है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है, बस लास्ट है ये, इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो बात आ जाती है, यहाँ तक पहुँचने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है। 10 से 15% लोग ही इस प्रकार से ये पहुँच पाते हैं। जो बड़ा जनसमूह होता है उससे 10-15% लोग ही इस अवस्था में एंटर कर पाते हैं। कैसे? उनके अंदर यह ताकत होती है किसी भी गलत निर्णय के विरोध में प्रोटेस्ट करने और उस गलत निर्णय के अगेंस्ट खड़े होने में, और नेतृत्व क्षमता उनके अंदर होती है कि वे विशाल जनसमूह को एकत्रित कर सकेंगे किसी भी नेक कार्य के लिए और किसी भी गलत कार्य के विरोध करने के लिए। तो 10 से 15% लोग जो सिद्धांतवादी लोग आते हैं वो इस पश्च लौकिक स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होता है, इसमें ये होता है कि जो मान लिया कि कोई भी क्लास है और उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, और किसी भी स्टाफ के द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है तो उनमें से कुछ 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो उस निर्णय के विरोध के लिए क्लास के अधिकांश संख्या को एकत्रित कर सकते हैं उसके अगेंस्ट जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो ऐसे नेतृत्वकर्ता लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन उनके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं और जो समाज के सिद्धांत के अनुरूप किसी भी गलत निर्णय के लिए विरोध के लिए भी उतर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी नेक कार्य के लिए जनसभा को एकत्रित करने का भी काम उनके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये लोग जो होते हैं ये लोकतांत्रिक अधिकार जो होते हैं और लोकतांत्रिक नियम कानून
उनको अधिक महत्व देते हैं। जो लोकतंत्र में रहने वाले लोगों के लिए नियम संविधान द्वारा बनाए गए हैं या अन्य लोगों समाज के द्वारा बनाए गए हैं और अच्छे साबित होंगे, तो समाज की बेहतरी के लिए कार्य इन लोगों का ज़्यादातर होता है। तो लोकतांत्रिक नियमों को अधिक महत्व देते हैं और ये बताते हैं कि समाज के द्वारा नियम बनाए गए और नियम बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन अगर उनमें कुछ गलत बात है, कोई गलत रीति रिवाज है, तो उनका विरोध हम कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। मतलब अपनी नैतिक निर्णय होता है, जैसा कि इसमें उत्तर परंपरागत में अपने दिमाग से नैतिक नियम सिद्धांतों को समझने का विकास अच्छे तरीके से हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता मतलब लोकतांत्रिक संरचना को अधिक महत्व देते हुए उसके अनुसार लोगों को तैयार करते हैं और साथ ही साथ कोई गलत डिसीजन होने पर उनके विरोध में भी लोगों को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार के लोग होते हैं, आ जाते हैं। और जो सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता इस प्रकार के लोग होते हैं, वह महापुरुष के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो महापुरुष की श्रेणी के अंतर्गत सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता वाले लोग आते हैं। जैसे उनके अपने अलग सिद्धांत होते हैं और जिसको देश का विशाल जनसमूह एक्सेप्ट करता है। ऐसे लोग होते हैं, वो हर एक विभाग में होते हैं कुछ न कुछ, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं वो पूरे देश में कुछ न कुछ होते हैं और पूरे देश के सभी विभागों और सभी जन सामान्य लोगों का के नेतृत्व करता होते हैं, अर्थात वो महापुरुष होते हैं। और इनके अंदर वह ताकत होती है कि वह किसी देश को किसी एक अच्छे कार्य के लिए मोड़ने में स्वयं ही परिपूर्ण होते हैं। इनके अपने अलग सिद्धांत होते हैं, नियम कानून होते हैं और समाज का कल्याण यदि न हो रहा हो तो वो अपने ही नियम कानून और सिद्धांतों का परिवर्तन भी कर सकते हैं और हमेशा समाज की बेहतरी के लिए सोचते हैं, जैसा कि महापुरुषों के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो ऐसे कुछ 4-5% ही होते हैं पूरे जनसमूह में जो कि इस प्रकार सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इनके कुछ पर्सनल लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं जिसके अनुसार वे हमेशा कार्य करते रहते हैं। सिर्फ बताने के लिए नहीं, स्वयं भी ये करते हैं और स्वयं भी अपने सिद्धांतों का अनुप्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। तो सिर्फ दूसरों को राह दिखाने नहीं, बल्कि स्वयं भी उसी राह पर चलकर वह सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। जैसे गांधी जी के बारे में हम कह सकते हैं, नेल्सन मंडेला के बारे में कह सकते हैं, स्वामी विवेकानंद इनके बारे में कह सकते हैं, या जो आपके आइडियल रहे हों, निश्चित रूप से वह महापुरुष होंगे, तो उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो अब हिंज की दवाई की बात जब आती है, लास्ट में हम खत्म करते करते ये बात कहते हैं, हिंज की दवाई। अब जब ये हम तीनों लेवल पढ़ चुके हैं, तो जो पहला लेवल प्री कन्वेंशनल लेवल यानी पूर्व परंपरागत स्तर है, इसमें दबाव होता है माता पिता का नियम कानूनों पर। तो जब पूछा जाएगा कि हिंज की दवा चुराना ठीक था, तो इस स्तर के लोग कहेंगे कि दवा चुराना ठीक नहीं था क्योंकि चोरी करना गलत बात है। यही माता पिता द्वारा सिखाया जाता है। विशेष कंडीशन लगाकर तो ये बातें सिखाई नहीं जाती हैं, बट यहाँ पर कंडीशन आ गई थी। ये लोग कहेंगे कि दवा चुराना उसका सही था क्योंकि उसने जान बचाने के लिए दवा चुराई और उसको आत्मसमर्पण भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जान बचाने के लिए सजा काटना कोई अच्छी बात नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। आपने समझा? जो तीसरी अवस्था थी यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें अलग अलग विचारधारा और सिद्धांतों के लोग होते हैं। जैसे इसने अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया है कि मैं हमेशा सत्य पथ पर ही चलूँगा और किसी भी प्रकार का जो है चोरी नहीं करना है। तो ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे जान चली जाए तो चली जाए। जैसे राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे के शव के लिए साड़ी का भी कर लिया था, तो जान चली जाए लेकिन हम अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि चोरी करना तो गलत बात है, लेकिन अगर उसने समाज कल्याण के लिए और जान की रक्षा के लिए चोरी की तो ठीक है, लेकिन चोरी करने के बाद में उसको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। मतलब संवैधानिक नियम कानूनों का भी पालन उसको करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास कोहलबर्ग की, जिसमें उनके सभी स्तरों और अवस्थाओं के बारे में आपको समुचित और संपूर्ण जानकारी दी गई। कहानी के माध्यम से भी समझा गया इसको, और यह कहानी निश्चित रूप से बुक्स में भी मिलती है और इसलिए कुछ अलग से कहानी बना करके नहीं, यह उनके प्रयोग का एक
तत्व था जिसको हम निकाल करके यहाँ पर लाए हैं। तो निश्चित रूप से आप ये वीडियो देखें और आगामी सीटेट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये संभवतः 5 जुलाई को ही होगी। खबर तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन जो ऑफिशियल आएगी वही मेन होगी। तो निश्चित रूप से आप तैयारी करते रहें, कोहल पर उठाएं और क्वेश्चन करें। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको करते हुए जब क्वेश्चन आप परफॉर्म करेंगे। इसके सब पढ़ाए हुए टॉपिक्स में से ही आए हुए क्वेश्चन। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम बात करेंगे वाइगॉत्स्की महोदय की, जिन्होंने भी अपने अवस्थाएं दी हैं सामाजिक सोशियो कल्चर कॉन्सेप्ट, यानी सामाजिक सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट यानी विकास की बात उन्होंने की है और उसके बारे में अपनी थ्योरी दी। तो बने रहें हमारे साथ। इसके पहले जो पियाजे की वीडियो आपको देखनी हो तो पियाजे पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको आई बटन पर क्लिक करते ही मिल जाएगी। आप उसके बाद प्लेलिस्ट भी यहाँ पे दे दी जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाएं और भी वीडियोस देखें। समाजीकरण, वंशानुक्रम और वातावरण, इसके पहले वृद्धि और विकास के कुछ मुद्दे, पियाजे फर्स्ट और पियाजे सेकंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अगर यूज़फुल हो तो बिल्कुल आप सब्सक्रिप्शन हमको दें बहुत सारे, और लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे लगने और के बारे में कमेंट दें और अपनी क्वेरीज़ के बारे में भी कमेंट दें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी गई हैं, आप उनके माध्यम से भी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।